everyone, welcome back to Simple Pharma Basics. This is Aarti. Friends, many of you keep on asking me that how to read pharmacology and pharmacology पढ़ते भी है तो समझ नहीं आता और समझ भी आ जाए तो वो ज़्यादा देर तक ही याद नहीं रहता. So here I am today to let you know that how you can understand this subject very better and how you can remember it for the longer duration. So make sure that you will watch the video till the end because अगर आपने एक थोड़ा भी पार्ट अगर इस वीडियो का मिस कर दिया तो वो जो नॉलेज आप इस वीडियो से गेन करोगे वो होगा आपका हाफ नॉलेज एंड हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. सो मेक श्योर दैट यू विल वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड turn on the notification bell so that you will never miss any update from my channel in the future. And also by the end of this video, if you really like my video, please like the video and also don't forget to share it with your friends so that they can also obtain some knowledge from this video. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगी कि जो फार्माकोलॉजी है वो थर्ड स्टेप है आपकी स्टडीज़ की. जो फर्स्ट दो स्टेप है वो है एक सबसे पहली तो है एनाटॉमी और सेकेंड स्टेप इज़ योर पैथोफिजियोलॉजी. तो जब तक कि आपको एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी क्लियर नहीं होगा तब तक के आपको फार्माकोलॉजी नहीं समझेगा. तो क्योंकि अब देखो आप एनाटॉमी में क्या पढ़ते हो कि वेरियस काइंड ऑफ सिस्टम्स लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन बहुत सारी ऐसे सिस्टम्स है जो आप लाइक ब्लड है उसके बाद में सारे जो सिस्टम्स है आप उसको एनाटॉमी में पढ़ते हो. अब उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है पैथोफिजियोलॉजी. अब इन सिस्टम के रिलेटेड विच एवर द डिसीजेस विल बी देयर यू विल लर्न अबाउट इट इन पैथोफिजियोलॉजी. तो पैथोफिजियोलॉजी में हम सारे डिसीजेस के बारे में पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर GIT आपने एनाटॉमी पढ़ा है तो उसके बाद में अल्सर है, हाइपर एसिडिटी है, ये सारी चीज़ें आप पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ोगे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर आपने इधर पढ़ा है आपकी एनाटॉमी में उसके बाद में CNS से रिलेटेड सारे डिसीजेस आप पढ़ोगे पैथोफिजियोलॉजी में. तो ऐसे ही बाकी सिस्टम्स का भी है. और जब आप ये डिसीजेस को पढ़ते हो उसके बाद में आपको पता चलता है कि ये डिसीजेस जो है वो किस वजह से हो रही है. देन यू विल रीड अबाउट इट्स क्योर, इट्स थेरेपी इन फार्माकोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल लेट अस अंडरस्टैंड विथ वन एग्जाम्पल like if you will take the example of respiratory system, asthma. So first of all what you will learn in anatomy you will learn about like what is the respiratory system. It start with the nose from the nasal passage, then it continues in the bronchi, then it will lead into bronchial tree and at the end of all the like small जो bronchioles होते हैं उनके end पे आपको alveoli मिलेंगे. तो ये सारी चीज़ें आप क्या में पढ़ोगे, एनाटॉमी में पढ़ोगे. उसके बाद में जब आप पैथोफिजियोलॉजी में जाओगे तो पैथोफिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अस्थमा है बिकॉज अस्थमा इज वन ऑफ द डिसीज दैट इज एसोसिएटेड विथ respiratory system. Then whenever you will read about asthma in pathophysiology you will learn that there is one agent called as allergen. जब भी कोई allergen जो allergic causing agent आपके body में जाएगा through nasal passage or any other means, so it will cause to certain cascade of the chemical reactions. कुछ chemical reactions वो आपके body में cause करेगा like mast cell जो होते हैं हमारे body में उसको जाके activate करेगा. then mast cell जो है वो allergy जो है उसको बढ़ाएगा. देन वो कुछ लाइक इंटरल्यूकिन्स है, देन कुछ ऐसे सेल्यूलर मेडिएटर्स है उनको रिलीज करेगा जिसके वजह से जो आपका ब्रोंका है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा. और जब ब्रोंका आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा देन यू विल फेस डिफिकल्टी. यू विल मीन्स एनी द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा ही और शी मे फेस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू अस्थमा अटैक. सो this is the whole pathophysiology. Now you know that what is the agent that is causing asthma. अब जब आपको पता लग चुका है कि अस्थमा किस वजह से हो रहा है और कैसे कैसे वो जो है डिसीज़ वो बढ़ रही है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेशन ऑफ एनी डिसीज़. तो नाउ यू कैन डिज़ाइन एनी थेरेपी, यू कैन डिज़ाइन एनी ड्रग जो कि उस जो लाइक अस्थमा कॉज कर रहा है, जो अस्थमा को बढ़ावा दे रहा है, उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए अब आप ड्रग को पढ़ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी मास्ट सेल मैंने आपको बताया कि जब एलर्जन बॉडी में आ रहा है तो मास्ट सेल एक्टिवेट हो रहे हैं पर उसके बाद में वो कुछ केमिकल्स को रिलीज कर रहे हैं. तो अभी आप एक ऐसा ड्रग यूज़ कर सकते हो जो मास्ट सेल को स्टेबिलाईज कर दे, जिसे हम मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स कहते हैं. तो उसके बाद में कुछ ड्रग्स आप ले सकते हो जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है ब्रोंका है उसको रिलीज कर पाए ताकि जो इमीडिएट रिजल्ट वाले जो है जो हम पंप लेते हैं अस्थमा पेशेंट जो पंप लेते हैं उसमें जो इमीडिएट रिलीफ वाला ड्रग होता है
तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको कब समझेगी, जब आपको एनाटॉमी क्लियर होगी, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी क्लियर होगी, तो उसके बाद में आप फार्माकोलॉजी बहुत ईजिली पढ़ पाओगे, बिकॉज आपको पता है कि डिसीज़ किस तरीके से हो रही है और किस चीज़ को रोका जाए तो ये डिसीज़ ठीक हो सकती है. नाउ यू नो दैट, सो यू कैन अंडरस्टैंड फार्माकोलॉजी बेटर, you can get the grip on mechanism of action because you know very well what is happening, what wrong is happening with your bodies, that is why the disease is occurring. Now you can stop that disease by learning pharmacology. तो ये थी 3 स्टेप कि आप फार्माकोलॉजी को कैसे पढ़ सकते हो. अब फार्माकोलॉजी का जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री, बिकॉज विच एवर ड्रग यू आर लर्निंग अबाउट इज इन द एंड इट इज़ अ केमिकल मॉलिक्यूल. तो वो केमिकल मॉलिक्यूल है और उस ड्रग का सारा केमिस्ट्री आपको कहाँ पढ़ना है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में. तो ये जो है 4 सब्जेक्ट को आप हमेशा साथ में पढ़ सकते हो, लाइक एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी, देन फार्माकोलॉजी, देन मेडिसिनल केमिस्ट्री. अब इसका जो फ्लो है वो किस तरह से होना चाहिए मैं आपको वो बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अभी आपका एक खाली जो ब्लैंक पेज है, ऑन द टॉप आपको लाइक अभी जैसे मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रही थी तो मैं उसी का एग्जाम्पल कंटिन्यू करती हूँ. तो आपने ऊपर जो है सबसे पहले हेडिंग डाल दी रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके नीचे आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की सारी एनाटॉमी लिख ली कि पूरा वो जो डायग्राम आती है ना, ऐसा साइड फेस आता है, उसके बाद में यहाँ से नोज के बाद में पूरा ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियल ट्री, फिर उसके बाजू में लंग, ये सारी जो डायग्राम है ना एक आपको विजुअलाइज हो रही होगी अभी, तो वो डायग्राम आपने सारी बना दी, सारी लेबलिंग कर दी. देन CO2 O2 का एक्सचेंज कैसे होता है ये सारा आपने पढ़ लिया. उसके बाद में अभी आप सोच होंगे कि बुक कौन सी यूज़ करना है, तो सी कि जीपैट के लिए जो आपको एनाटॉमी है तो एज सच डायरेक्टली फ्रॉम एनाटॉमी आपको क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट क्योंकि मैंने बताया कि फार्माकोलॉजी समझने के लिए आपको एनाटॉमी आना बहुत ज़रूरी है. तो कोई भी ऐसा बेसिक बुक जो कि आपको बेसिक आइडिया दे दे फार्माकोलॉजी के बारे एनाटॉमी के बारे में, तो बेसिक बुक है राहुल फाटे, बहुत इजी बुक है, काफ़ी अच्छा बुक है, मैंने यूज़ किया है अपने B.Pharm में, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ वो बुक. तो आप बेसिक एक आइडिया के लिए राहुल फाटे यूज़ कर सकते हो. आई थिंक कुछ ब्राउन कलर का या कुछ रेडिश ब्राउन कलर का उसका फ्रंट पेज है, तो ये बुक आप फ्रंट पेज पर स्केलेटल बना है ये मुझे याद है, तो आप इस बुक को यूज़ कर सकते हो. तो उसके बाद में आता है लाइक अभी आपने पूरा एनाटॉमी लिख लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके बाद में आप आओगे पैथोफिजियोलॉजी. अब पैथोफिजियोलॉजी एक एक डिसीज़ का अलग अलग आएगा, तो उसके बाद में आपने सब हेडिंग दे दी अस्थमा में क्या आपने पूरी पैथोफिजियोलॉजी लिख दी, किस तरह से एक एलर्जन जो है एलर्जी कॉजिंग एजेंट मे बी इट लाइक डस्ट है या पोलन पार्टिकल है या जो भी है जिससे आपके बॉडी को एलर्जी है वो अंदर आ रहा है थ्रू नाजल पैसेज. उसके बाद में वो अंदर आने के बाद में जो सारी चीज़ें हो रही है कि वो फिर मास्ट सेल को लाइक वहाँ पे लाइक मास्ट सेल को एक्टिवेट कर रहा है, देन मास्ट सेल ये सारे केमिकल्स को एक्टिवेट कर रही है, ये सारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, उस वजह से फिर आपका अल्टीमेटली आपका जो ब्रोंका है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है. ये सारा आपने फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लिया. अब आपको पता है कि ये चीज़ों को अगर मैं इनिबिट करूँगा तो मेरा जो अस्थमा है वो क्योर हो जाएगा. तो उसके नीचे आएंगे जो ड्रग्स है, तो अब ड्रग का आपने एक एक क्लासिफिकेशन लिख दिया. सबसे पहले आ गया मास्ट सेल स्टेबलाइजर. मास्ट सेल स्टेबलाइजर में जो भी ड्रग्स होंगे, अब मुझे ड्रग के नाम तो इतने याद नहीं आ रहे, बट जो भी ड्रग का नाम होगा वो आपने लिख लिया. उस ड्रग के नाम के नीचे अब आपका शुरू हो जाएगा मेडिकेम. अब उस ड्रग के नाम के नीचे आपने उसका स्ट्रक्चर बना लिया, जो भी स्ट्रक्चर होगा ड्रग का वो स्ट्रक्चर आपने बना लिया. उसके नीचे उसका IUPAC नेम लिख दिया और उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अगर कोई पॉइंट्स होंगे देन उसके डेरिवेटिव्स तो दूसरे ड्रग में आ जाएंगे. तो आपने ये सारा लिख दिया. उसके नीचे फिर आपने उसका मैकेनिज्म लिख दिया कि कैसे इस चीज़ को मास्ट सेल को अगर स्टेबलाइज कर दिया तो ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा. तो ये आपने नीचे लिख दिया उसका मैकेनिज्म. उसके नीचे उसका आपका जो है अदर कुछ यूजेस होंगे ड्रग के वो आ गए. देन उसका अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, उसके बाद में उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें आपने लिख ली. अब डोजिंग वगैरह अगर कुछ स्पेशल केस है तभी लिखना है आपको, अदरवाइज डोजिंग वगैरह इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसके अलावा अगर वो कुछ और स्पेशल केस है तो उसको आप मेंशन कर सकते हो. तो इस तरीके से जो है आपका पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा फार्माकोलॉजी के लिए. तो इस तरीके से आप टोटल 4 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हो अगर आपको कोलॉजी पढ़ना है तो, लाइक एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऐसे 4 सब्जेक्ट आप साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हो.
इसके बाद में एक और चीज़ जो आती है जब आप जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ते हो, तो जनरल फार्माकोलॉजी में क्या है कि आप फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स और कुछ एडीआर वगैरह ऐसी चीज़ें, रिसेप्टार्स, ये सब चीज़ें पढ़ते हो। तो अगर आपने बायोफार्म पढ़ा होगा, बायोफार्मास्यूटिक्स, तो इसमें आपको पता चला होगा कि एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। तो आप एक चीज़ इसके साथ ये कर सकते हो कि जब आप फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, देन यू कैन रीड फार्मास्यूटिक्स अलॉन्ग विद इट, बिकॉज क्या है ना कि हमारा जो मेन एम है जीपैट के स्टडी के लिए ये है कि वी हैव टू कंस्ट्रिक्ट, वी हैव टू लाइक कॉम्प्रेस आर सिलेबस एज मच एज वी कैन। कॉम्प्रेस सिलेबस को करना है, इससे मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को निगलेक्ट या ओमिट करना है, ये मेरा बिल्कुल भी एम नहीं है। कॉम्प्रेस आपका सिलेबस इसी तरीके से होगा कि जब भी आपको पता है कि दो जो सब्जेक्ट है जैसे इकोलॉजी, मेडिकेम, ये दोनों सब्जेक्ट में बहुत मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो हम ये दो सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हैं, जैसे जनरल फार्माकोलॉजी और बायोफार्मास्यूटिक्स का कुछ पार्ट, बिकॉज बायोफार्मास्यूटिक्स में फिर बाद में कंपार्टमेंट मॉडलिंग ये सब चीज़ें भी आती है, तो बायोफार्मास्यूटिक्स का थोड़ा सा पार्ट और जनरल फार्माकोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट सिमिलर है, तो इस केस में आप उसको साथ में पढ़ सकते हो। बायोफार्म में जो है थोड़ा सा फॉर्मुलेशन ओरिएंटेशन से ज़्यादा आ जाता है कि कैसे बायो अवेबिलिटी बढ़ाई जाए फॉर्मुलेशन में, या कैसे लाइक फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें बायोफार्म में ज़्यादा आते हैं। लाइक देन कुछ फॉर्मूलेज आएंगे कि लाइक क्लियरेंस का फॉर्मूला है, बायो अवेबिलिटी का फॉर्मूला है, तो ये सारे फॉर्मूलेज उसमें थोड़े एक्स्ट्रा आएंगे, तो बट फिर भी आप इसको साथ में पढ़ सकते हो। तो ये मेरी एडवाइस थी कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इसके बाद में है आपकी याद कैसे रखना। अब देखो, जब आप एनाटॉमी, पैथोफिजियोलॉजी सब ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मतलब आपका बेसिक क्लियर है। पैथोफिजियोलॉजी के लिए आप हर्षमोहन बुक को यूज़ कर सकते हो, ये मैं बताना भूल गई। तो हर्षमोहन भी काफ़ी बेसिक बुक है, केडी त्रिपाठी जैसी एक बुक है, तो वो भी बुक आप पढ़ सकते हो फॉर पैथोफिजियोलॉजी। तो हाँ, अभी देखो, अब जैसे आप एनाटॉमी और पैथोफिजियोलॉजी तो आप दोनों अच्छे से पढ़ चुके हो, तो उसके बाद में जो फार्माकोलॉजी का मैकेनिज्म है वो तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया, और इसी की वजह से जो क्लासेस ऑफ ड्रग है, लाइक अब जैसे अगर आप हाइपर एसिडिटी पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास के जो ड्रग है वो क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करते हैं ताकि एसिडिटी को कम किया जाए या एसिडिटी होने से प्रिवेंट किया जाए। तो आपको क्लासिफिकेशन तो मतलब हेडिंग्स तो याद हो जाएगी कि कौन सी क्लासेस हैं, बिकॉज एक बार अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हो गई ना कि इस वजह से डिसीज हो रही है, तो हमको पता है कि इस चीज़ को इनहिबिट कर देंगे। अब जैसे जो हाइपर कोलेस्ट्रोमिया है, तो उसमें हमको पता है कि HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, ये जो एंजाइम है, इसको अगर इनहिबिट कर दिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। तो हमको पता है कि ये जो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स है, जो एटेनोलॉल है, तो ये सारे एक जो क्लासेस ऑफ ड्रग है, हमको पता है कि ये इनका यही फंक्शन है, बिकॉज इसका नाम में ही ये चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो जो मेन हेडिंग्स है क्लासेस ऑफ ड्रग्स की, तो इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं जाएगा। अब बात है कि वो जो क्लासेस में जो ड्रग्स आते हैं उनको कैसे याद रखा जाए, तो इनके लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि निमोनिक्स लगाना, बिकॉज इतने सारे ड्रग हैं और सारे के सारे ड्रग के नेम एक जैसे ही दिखते हैं। स्पेशली जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आती है, ये जो ऐसे ड्रग्स आते हैं ना, लाइक स्पेशली जो लाइक बायोटेक्नोलॉजी से जो इंजीनियर ड्रग्स होते हैं, उनमें तो बहुत ज़्यादा स्पेलिंग में सिमिलरिटी होती है, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसके नाम अब याद कैसे रखना, उसके लिए एक ही रास्ता है, निमोनिक्स और ट्रिक्स। जब जितने आप ज़्यादा निमोनिक्स और ट्रिक्स लगाओगे उतने ही याद रख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि एक बार लगा लिया निमोनिक ट्रिक और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, आपको उसको डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे याद करते पढ़ते रहना पड़ेगा। अब उसके लिए कैसे क्या करना है, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ शॉर्ट नोट्स का, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि शॉर्ट नोट्स आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, कौन से टॉपिक पे करनी है, कैसे आपको वेरियस सेट बनाना है। अब जैसे अगर एक वीक में 7 डेज है, आपने 7 सेट बना लिया, 7 सेट में ABCDEFGH जितने भी सेट बनेंगे साथ में वो आपने बना लिए। ए सेट में आपने सोच लिया कि ANS और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ड्रग अलॉन्ग विथ सम केमिकल रिएक्शंस अलॉन्ग विथ सम लाइक एनालिसिस का या कोग्नोसी का थोड़ा सा पार्ट, ए सेट बन गया। वैसे ही बी सेट बन गया, सी सेट, ऐसे सारे 7 सेट बन गए। तो आपने मंडे से लेके संडे तक सारे पढ़ लिए, देन मंडे से आपने फिर से ए सेट स्टार्ट किया। तो ऐसे जो है रेगुलर बेसिस पे आपकी रिविजन होती रहेगी। इसके साथ में लाइक आपके रूम के वॉल पे या आपका लाइक एक छोटी सी अगर आपके पास डायरी होंगी तो उसमें भी आप लिख सकते हो या पेजेस पे लिख सकते हो। बस इतना है कि वो आपको हैंडी होना चाहिए,
ताकि आप उसको बार बार जब भी आपको फ्री टाइम मिले पढ़ सको। ये मैं क्लासिफिकेशन के बारे में या जो भी चीज़ आपको फार्माकोलॉजी में याद नहीं रहती है उसके बारे में बात कर रही हूँ। आप अपने वॉल पे या जहाँ पर भी कबर्ड है, फ्रिज है, जहाँ पे भी आपकी बहुत ज़्यादा लाइक बार बार नज़र जाती है, वहाँ पर आप जाकर के इस चार्ट को चिपका सकते हो ताकि बार बार आपकी रिवीजन होती रहे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो ऑन द टॉपिक हाउ टू रीड फार्माकोलॉजी एंड हाउ टू रिमेंबर इट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। देखो, मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ के लिए शॉर्टकट नहीं है, और जब भी आप किसी चीज़ के लिए शॉर्टकट लेते हो तो वो लॉन्ग टर्म में आपको इतना हेल्प नहीं करता। तो अगर अभी आप थर्ड ईयर में हो तो आपके पास में उतना टाइम है कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके फार्माकोलॉजी को समझो, बिकॉज फार्माकोलॉजी में बहुत चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर देगी। तो इसलिए उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना करो, ठीक है। तो इसलिए जो मैंने आपको तरीका बताया आप इसको फॉलो करके कोलॉजी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो या हियर इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू सिंपल फार्मा बेसिक्स एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन आइकन सो दैट मेरा जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।